एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय 8 और इसमें आज हम करेंगे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देखें और आज की क्लास भी ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। सूत्रकणिका क्या है? सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। क्या कहा गया है कि सूत्रकणिका होती है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं या फिर कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। इसको क्या करेंगे, देखने के लिए हमें एक स्पेशल डाई से इसे रंगना पड़ेगा, तभी ये हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई देगा। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है, मतलब अलग अलग कोशिकाओं में सूत्रकणिका की संख्या अलग अलग होगी। जो कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है उसमें ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, सूत्रकणिका की संख्या ज़्यादा होगी। और जो कोशिकाएं कार्य के रूप में कम सक्रिय होती है तो उनमें क्या होगा, सूत्रकणिका की संख्या कम होगी। यह उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने बताया, कार्य की सक्रियता क्या होगी, जो कोशिका ज़्यादा कार्य करती है उसे शक्ति की ज़रूरत ज़्यादा होती है और ये ऊर्जा उसे किस रूप में मिलती है, एटीपी के रूप में। और ये कौन देता है, सूत्रकणिका, इसीलिए इसे शक्तिगृह कहते हैं। ये आकृति व आकार में भी भिन्न होती है। क्या होती है, इनकी आकृति और आकार भी अलग अलग होते हैं। यह तसरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है जो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर औसतन 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। आगे क्या कहा गया है कि सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको स्टार लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है, सूत्रकणिका क्या है, एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। इसमें मतलब दो झिल्लियां पाई जाती है। कैसे बताते हैं, ये किसका डायग्राम है, ये एक सूत्रकणिका का डायग्राम है। इसमें ये क्या होगी, ब्रा झिल्ली, फिर इसके अंदर एक और झिल्ली मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक झिल्ली। इस प्रकार से इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, एक तो ब्रा झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों ब्रहा कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। क्या कहा गया है कि बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच में जो अवकाश होता है, स्पेस होता है, वो इसको दो स्पष्ट जलीय कक्षों ब्रहा कक्ष और भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष को आधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी कक्ष को क्या कहेंगे, आधात्री मैट्रिक्स। ब्रहा कला सूत्रकणिका की ब्रहा तत् सीमा बनाती है और जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी कला होती है, वो सूत्रकणिका की क्या बनाएगी, बाहरी आवरण या बाहरी सीमा बनाती है। इसकी अंत झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, एक वचन क्रिस्टो। चित्र 8.7 में देखिएगा क्या कहा गया है, इसके अंदर की जो अंदरूनी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या हो गई, ब्रहा झिल्ली, और इसके अंदर ये क्या हो गई, आंतरिक झिल्ली। इनके बीच जो ये दोनों के बीच जो स्पेस है, अवकाश है, वो इन दोनों को अलग अलग में विभाजित करेगी, मतलब ब्रहा झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। अंदर की झिल्ली में क्या पाए जाएंगे, आंतरिक वलन पाए जाएंगे बहुत सारे, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी। इन आंतरिक वलन को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टी। और ये आंतरिक वलन क्या काम करते हैं, सूत्रकणिका का क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं हम 7.8 चित्र देखते हैं। ये किसका चित्र है, सूत्रकणिका का। इसमें ये ब्रहा झिल्ली दिखाई गई है जो सबसे बाहरी है, फिर इसके अंदर एक आंतरिक झिल्ली और दिखा दी, ये क्या हो गई, आंतरिक झिल्ली। फिर इन दोनों के बीच में, ब्रहा झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में अंतर झिल्ली अवकाशिका मिलती है। और इसके अंदर की झिल्ली के अंदर का जो मटेरियल होता है उसे हम क्या कहेंगे, आधात्री या मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो वलन या फोल्ड बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्रिस्टी। ये सूत्रकणिका का डायग्राम है। मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना।
क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्रिस्टी का क्या कार्य होता है? क्षेत्रफल को बढ़ाने का। इनकी दोनों झिल्लियों में इनमें संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। अब ब्रहा झिल्ली और आंतरिक झिल्ली में क्या मिलेंगे? सूत्रकणिका से संबंधित एंजाइम जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं और इसके कार्य से संबंधित होंगे, इसके कार्य करने में हेल्प करेंगे। सूत्रकणिका की वायवीय श्वसन से संबंध होता है। किससे संबंध होता है? वायवीय श्वसन से। सूत्रकणिका का संबंध किससे होगा? वायवीय श्वसन से। इसमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है और जो कोशिकीय ऊर्जा होगी वो किस रूप में उत्पादित होगी? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इस कारण सूत्रकणिका को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। इसी कारण सूत्रकणिका को क्या कहेंगे? कोशिका का शक्तिग्रह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहेंगे? सूत्रकणिका को। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ऐसे इनके अलग अलग नाम है, वो जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। क्या कहा गया है कि सूत्रकणिका का अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है और इसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसके कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं, जैसे राइबोसोम। अब ये याद रखना है कि सूत्रकणिका का अपना खुद का डीएनए और आरएनए होता है। तो हम इससे ये बता सकते हैं न्यूक्लियस के केंद्रक के अलावा आरएनए और डीएनए कहाँ मिलेंगे? सूत्रकणिका में। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। सूत्रकणिका किसके द्वारा विभाजित होगी? विखंडन के द्वारा। इसमें ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको अंडरलाइन और हाईलाइट कर लीजिएगा। एक तो कोशिका का शक्तिग्रह और एक इसके खुद के आरएनए, डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण आवश्यक घटक होते हैं। केंद्रक के अलावा डीएनए, आरएनए और कहाँ मिलेगा कोशिका में? सूत्रकणिका में। आगे हम पढ़ेंगे हरित लवक, जिसे प्लास्टिड भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में देखते हैं। लवक के बारे में आप क्या जानते हो कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। यह प्राणी कोशिकाओं में क्या होता है? एब्सेंट। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह प्राणी कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। अब इसके बारे में करते हैं स्टडी। लवक सभी पादप कोशिकाओं में कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलता है। पादप कोशिकाओं के अलावा लवक किसमें मिलेगा? यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना में। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, जोर से बोलिएगा, आपके ब्रेन में छवि बन जाएगी। साथ में लेक्चर देखते टाइम आपको नींद भी नहीं आएगी। पादप कोशिकाओं के अलावा लवक किसमें मिलेगा? यूग्लिना में। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है, तो इसलिए सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई देते हैं। ये इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। क्या है? लवक में क्या होते हैं? वर्णक। और वर्णक में क्या प्रेजेंट होते हैं? रंग। तो इनमें क्या होते हैं? अलग अलग विशिष्ट प्रकार के वर्णक होते हैं। इस कारण पौधों में अलग अलग रंग के दिखाई पड़ते हैं और इसी प्रकार फलों के भी अलग अलग रंग होते हैं, जैसे लाल, हरा, संतरिया कलर का, नारंगी कलर का। इन वर्णकों के कारण ही होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। अब नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, हरित लवक क्या होगा? हरे रंग का, जो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। और पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। वर्णी लवक, वर्णी लवक में क्या होते हैं? वर्ण मतलब अलग अलग रंग, इसमें अलग अलग रंग के पाए जाते हैं, जैसे केरोटीन, जेंथोफिल्स। अब आपको पता होगा केरोटीन कैसे रंग का होगा? नारंगी गाजरी रंग का, जिसे हम संतरिया रंग भी बोलते हैं। गाजर का रंग नहीं देखा हुआ, तो गाजर में क्या प्रेजेंट होता है? केरोटीन। और जेंथोफिल कैसे कलर का होगा? पीले रंग का। अवर्णी लवक, अ मतलब नहीं, वर्णी मतलब लवक, जिसके अंदर
अवर्णी मतलब रंग, जिसके अंदर रंग ना हो। अवर्णी का क्या मतलब होगा? रंगहीन होते हैं, इनके अंदर कोई रंग नहीं होते। आगे देखते हैं। हरित लवकों में पर्ण हरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। हरित लवकों में कौन कौन से वर्णक मिलेंगे? पर्ण हरित वर्णक और कैरोटीनॉइड, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से वर्णक हेल्प करते हैं? पर्ण हरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक। कौन कौन से करेंगे? पर्ण हरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक। वर्णी लवकों में वसा विलय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे केरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलय मतलब वसा में घुलने वाले कैरोटीनॉइड वर्णक कौन से होंगे? जैसे केरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग के दिखाई देते हैं। पादप पेड़ पौधे कैसे दिखाई देंगे? पीले, नारंगी और लाल रंग के। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति व आकार के रंगहीन लवक होते हैं। क्या होंगे? इनका आकार और आकृति अलग अलग होगी और इनमें कोई रंग नहीं प्रेजेंट होता अवर्णी लवक में। इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। क्या रहेंगे? खाद्य पदार्थ संचित। जैसे मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है आलू में। मंड लवक किस में पाया जाता है? आलू में। और इसमें मंड जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहती है। तेल लवक में तेल व वसा, प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। अब तेल लवक किस में पाए जाते हैं? मूंगफली में। आप मूंगफली सर्दियों में अब चबाते होंगे तो ऐसे मूंगफली को खाते टाइम ये याद रखना कि तेल लवक होते हैं इसमें। और आलू को छीलते टाइम याद रखना कि इसमें मंड लवक होते हैं। डेली लाइफ से जोड़ोगे तो आपके ब्रेन में हमेशा के लिए छवि बन जाएगी। और प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। आप दाल खाते हो तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन। सोयाबीन में क्या है? प्रोटीन लवक। हरे पौधों का अधिकतर हरित लवक पत्ती का पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरे पौधे हैं उनका अधिकतर हरित लवक किस में पाया जाएगा? पत्ती के पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं। किस प्रकार के अंगक होते हैं ये? अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक, फीते के आकार के अंगक होंगे। इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होगी इनकी लंबाई? 5 से 10 माइक्रोमीटर से लेकर 2 से 4 माइक्रोमीटर तक। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, अलग अलग होगी इनकी संख्या। जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतिक कोशिकाएं हो सकती है। क्या कहा है? जैसे इनमें एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकती है इनकी संख्या। इनमें एग्जाम्पल दिया, एक कोशिका में 1 से लेकर 20 से 40 प्रति कोशिका पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हो सकती है। और इसमें एग्जाम्पल किसका लिया है? क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल का। आगे, सूत्र कणिका की तरह हरित लवक भी द्विझिल्ली युक्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिएगा इस लाइन को। क्या है? वो दो कोशिकांग बताओ जो दोहरी झिल्ली युक्त है। कौन कौन से आएंगे? एक सूत्र कणिका और एक हरित लवक। इनमें क्या पाई जाती है? डबल या दो झिल्लियां, एक बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। मतलब इसके आंतरिक झिल्ली है वो कम पारगम्य होती है, अणुओं को कम आने जाने देती है। अगर पारगम्य होती तो उसमें अणु आसानी से आ जा सकते थे, लेकिन ये क्या है? कम पारगम्य है। हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर स्थान को पीठिका स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक है उसके अंत झिल्ली में घिरे हुए स्थान को क्या कहेंगे? पीठिका या स्ट्रोमा। आंतरिक झिल्ली के अंदर, पहले इसका डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन पढ़ लेते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। क्या? पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली संरचना मतलब अपने सिक्के नहीं रखे होते एक के ऊपर एक, उसमें क्या होगी? ऐसी संरचना होगी, उसे क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। क्या कहेंगे? थाइलेकॉइड। डायग्राम देखते हैं हरित लवक का। इसमें भी दो झिल्ली पाई जाती है, एक बाह्य झिल्ली, एक भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली क्या होगी? कम पारगम्य होगी, अणुओं को आसानी से अपने अंदर आने जाने नहीं देगी। फिर इसके अंदर
ये चपटे पीठिका नुमा थाइक्लोइड की एक संरचना होती है, जैसे आप सिक्के रखते हैं वैसे ये रखी हुई है। और इनको जोड़ने के लिए जो ये आपस में जुड़े हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, पीठिका पटलिका। क्या कहेंगे, पीठिका पटलिका। और इन्हें क्या कहेंगे, इनके ढेर को ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों के भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेना या ग्रेनम। अंतर ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। क्या होगा, जब सिक्कों के भांति इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, इस ढेर को क्या कहेंगे, ग्रेनम। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पटलिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे पीठिका पटलिकाएं, जो आपस में ग्रेनम को जोड़ेगी। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली है वो एक खाली स्थान को घेरे रहेगी, उसे क्या कहेंगे, अवकाशिका, क्योंकि अवकाश मतलब खाली स्पेस। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। क्या मिलेंगे, बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या फिर उनके लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइक्लोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोस 80S छोटा होता है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आए हैं, उनको आप स्टार लगा लीजिएगा। एक तो आप इसको डीएनए पे लगाइएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम पे लगाइएगा, राइबोसोम पे लगाइएगा और आरएनए पे लगाइएगा। क्या कहा गया है कि हरित लवक का अपना खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, इसके अपना खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, ऐसे कौन कौन सी कोशिकांग हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, सूत्रकणिका और हरित लवक। और केंद्रक के अलावा डीएनए और आरएनए कहाँ मिलेगा, सूत्रकणिका में और कहाँ, हरित लवक में, जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इनका खुद का अपना डीएनए और आरएनए होता है। अब खुद का अपना डीएनए और आरएनए होगा तो इनमें विभाजन की क्षमता होगी। नेक्स्ट है अपना राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपने देखा होगा ये अंतर्परद्रवी जलिकाएं होती हैं, उनकी सतह पर ऐसे पाए जाते हैं। उनकी सतह पर क्या मिलते हैं, राइबोसोम। इसलिए अंतर्परद्रवी जलिका को क्या कहते हैं, खुरदरी अंतर्परद्रवी जलिका। और जिन अंतर्परद्रवी जलिका पर राइबोसोम नहीं पाए जाते उन्हें क्या कहेंगे, चिकनी या स्मूथ अंतर्परद्रवी जलिका। और राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण का, इसलिए हम इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जॉर्ज पैलेड 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में रचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज पैलेड ने। कब, 1953 में। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, राइबोसोम की खोज किसने की, जॉर्ज पैलेड ने। और कब, 1953 में। ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते। क्या है कि राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं और राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता, ये बिना आवरण के होते हैं। यूकैरियोटिक बोसोम 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक होगा, ऐसे याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, जटिल, तो उनमें बड़ा होगा, जैसे 80S का होगा। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक होती है उनकी कोशिकाएं कैसी होती है, सरल, तो सरल में कैसे पाया जाएगा, छोटा। ये याद करने का तरीका ये कर लो कि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाएगा और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम मिलेंगे। यहाँ पर एस स्वेडवर्स की इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब ये क्या है, स्वेडवर्स की इकाई अवसादन गुणांक, आपको मैं बताती हूँ।
एक आप बड़ी क्लास में होंगे या कॉलेज की लेबोरेटरी में जाओगे या स्कूल के लेबोरेटरी में भी आपके सेंट्रीफ्यूज नाम का एक यंत्र मिलेगा। उसमें क्या होता है, ऐसे ट्यूब्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, उनमें हम मटेरियल डाल के बहुत ही हाई स्पीड पे घुमाते हैं। तो घुमाने पे क्या है, मटेरियल के जो अलग अलग अणु हैं वो अपने भार के अनुसार अलग अलग स्थानों में आ जाएंगे। जैसे हैवी होंगे वो नीचे जम जाएंगे और बीच वाले छोटे कण वाले ऊपर, और तरल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो इस क्रिया को जो यूनिट होते हैं उनके मापने के अणु की, उसे हम क्या कहेंगे, स्वेडवर्ष इकाई अवसादन गुणांक। उसे हम क्या कहते हैं, उसकी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, अवसादन गुणांक। यह अप्रोक्स रूप से आकार या घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70s और 80s राइबोसोम में 2 उप इकाइयों से बने होते हैं। कितनी उप इकाइयों से बने होते हैं, 2 उप इकाइयां। मैं बना के दिखाती हूँ। राइबोसोम क्या होगा, एक तो जैसे ये इकाई होगी, यहाँ पर फिर एक प्रोटीन की लड़ी होगी, दूसरी ये छोटी इकाई होगी। अब 70s और फिर इसमें ये जैसे 50s की होगी बड़ी इकाई, ये 30s की होगी। ऐसे ये कितनी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, 2 उप इकाइयों से बने होते हैं राइबोसोम। बड़ी इकाई, छोटी इकाई, बीच में क्या होती है, प्रोटीन की लड़ी। ये बड़ी 50s की होगी, छोटी 30s की। आगे हम करते हैं साइटोपंजर, जिसे साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। अब स्केलेटन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या प्रदान करते हैं, शेप प्रदान करते हैं साइटोपंजर। प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिकावत तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे क्या कहते हैं, साइटोपंजर। प्रोटीन युक्त होगा, विस्तृत जलिकावत, जलिकावत मतलब मतलब जाल सा बनाया हुआ हो, कोशिका द्रव में सॉरी फ्रेंड्स, आपको डिस्टरबेंस हुई, आई एम रियली सॉरी। दोबारा देखते हैं। प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिकावत तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे क्या कहेंगे, साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य, जैसे यांत्रिक सहायता देना, ये कोशिका में क्या करेगा, यांत्रिक सहायता देगा। गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी होगा। क्या क्या कार्य है इसके, एक तो यांत्रिक सहायता देगा, दूसरा गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट अपना पक्षाम व कसाम्बिका, जिसे सीलिया या फ्लैजेला भी कहते हैं, इसको देखते हैं। पक्षाम्बिका एक वचन पक्षाम्ब, कसाम्बिका एक वचन कसाम्बिका। रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। क्या, रोम के समान दिखने वाली कोशिका पर झिल्ली पर मिलने वाली क्या है, एक अपवृद्धि। पक्षाम एक छोटी संरचना चंपू की तरह कार्य करती है और जो कोशिका को उसके चारों ओर तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक होते हैं। क्या होती है, जो पक्षाम होते हैं वो चंपू ऐसे साइज में छोटे होंगे लेकिन संख्या में ज़्यादा, और ये क्या कार्य करेगी, उसके गति करने में सहायता करती है। ये क्या होंगे, ध्यान से सुनो, साइज में तो छोटे होते हैं और संख्या में ज़्यादा होते हैं, जबकि उसके विपरीत फ्लैजेला होते हैं, वो साइज में तो बड़े होंगे और संख्या में कम, 1 या 2 ही होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो पक्षाम है वो क्या होंगे, साइज में छोटे और चारों तरफ मिलते हैं ये सेल के, और संख्या में ज़्यादा होंगे। कसाम्बिका क्या होती है, साइज में बड़े और संख्या में कम, 1 2 3 5 ऐसे मिलेंगे। आगे देखते हैं। कसाम्बिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कसाम्बिका संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक कसाम्बिका से भिन्न होती है। ये बता दिया कि पक्षाम क्या है, कसाम्बिका क्या है। इसके साथ ही जो प्रोकैरियोटिक की कसाम्बिका पाई जाती है वो यूकेरियोटिक कसाम्बिका से क्या होती है, संरचना में अलग होती है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षाम व कसाम्बिका जीवद्रव झिल्ली से ढके होते हैं।
क्या जब इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तो क्या होगा कि ये एक जीवद्रव झिल्ली से ढके होते हैं। इनके चारों ओर एक जीवद्रव झिल्ली का आवरण होता है। इसके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं। कोर को क्या कहेंगे? अक्ष सूत्र, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। इनके कोर को अक्ष सूत्र कहेंगे, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होगा और लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विक अरीय परिधि को और व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है। क्या कहा गया है? अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिकाएं मिलती है। कितनी? एक जोड़ी। और 9 द्विक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। मतलब अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। 2 तो बीच में होगी और 9 क्या होगी? इसके बाहर। 8.9 में दिखाया गया है। ये डायग्राम देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? 2। ये 2 बीच वाली हो गई और ये क्या हो गई? बाहर वाली। ये कितनी होंगी संख्या में? 9। जीवद्रव झिल्ली का आवरण हो गया इसके चारों ओर ये परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं। ये अंतराद्विक सेतु, इनके बीच में जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उन सभी के बीच में क्या है? एक सेतु है जो आपस में जोड़े रखती है। केंद्रीय आच्छेद प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर क्या होगा? केंद्रीय सूक्ष्म नलिका जो संख्या में 2 होगी और परिधीय सूक्ष्म नलिका संख्या में 9 होगी। आगे केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए केंद्रीय आवरण द्वारा ढके रहते हैं। मतलब इसके अंदर केंद्रीय नलिका सेतु होगी और केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इसके चारों ओर अरीय दंड मतलब गोलाकार संरचना बना देंगे। इस प्रकार 9 अरीय तान छड़ बनती है, परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और परिधीय द्विक सेतु द्वारा ये एक सेतु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षाम व कसाम्बिका तारक केंद्रक, क्या? तारक केंद्रक सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएं कहते हैं। किससे बाहर निकलते हैं? तारक केंद्रक से सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं और उसे क्या कहेंगे? आधारिकाएं कहते हैं। आगे का अपना टॉपिक है तारकाएं और तारक केंद्रक। करते हैं तारकाएं और तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रोइल। अब मैंने ये बताया तारकाएं किस में प्रेजेंट होता है? ओनली प्राणी कोशिकाओं में। और ये पादप कोशिकाओं में क्या होता है? एब्सेंट। और हरित लवक है वो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं और प्राणी कोशिकाओं में एब्सेंट। आगे देखते हैं तारकाएं। तारकाएं वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना हुआ है। क्या? 2 बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है, जिसे तारक केंद्रक कहते हैं। क्या होगी? एक तो संरचना ऐसी होगी बेलनाकार, तो दूसरी कैसी होगी? ऐसे। ये क्या बनाती है? तारक केंद्रक बनाती है। ये एक ऐसी बनी होती है छड़, एक ऐसी बनी होती है। इसे हम क्या कहेंगे? तारक केंद्रक। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से। दोनों तारक केंद्रक तारकाएं में एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं। मतलब एक छड़ ऐसे होगी तो दूसरी कैसे होगी? ऐसे। इनमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्रक संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। संख्या में कितने होंगे? 9। और किससे परिधीय किस सूत्रों में होंगे? ट्यूबुलिन। ये इंपॉर्टेंट नाम है। ट्यूबुलिन नाम को आप हमेशा याद रखना अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन से। तारकाएं का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूबुलिन। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। क्या होंगे? एक त्रिक होंगे। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अगर भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे क्या कहेंगे? धुरी। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े रहते हैं।
तारक केंद्रक पक्षांब कशांबिका का आधारकाय बनाता है, जो तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन उपरांत तर्कु प्रकरण बनाता है। क्या है, जो तारक काय है वो पक्षांब और कशांबिका के आधारकाय बनाएगा और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन उपरांत तर्कु उपकरण बनाते हैं। मतलब ये केवल जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं और विभाजन में हेल्पफुल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन या स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, तारकाय का क्या कार्य होगा, कोशिका विभाजन में सहायता करना। आगे का अपना है न्यूक्लियस। केंद्रक बोलते हैं कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, केंद्रक की सबसे पहले खोज किसने की, न्यूक्लियस या केंद्रक की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब की, 1831 में। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन का नाम दिया। उसके बाद में और ज़्यादा इसके अध्ययन हुआ और उन्होंने एक स्पेशल डाई से उसे क्षारीय रंग करके उसे रंगा और फिर उसने उसको क्या कहा बाद में, क्रोमेटिन। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है। मतलब एक ऐसा केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, मतलब विभाजन नहीं कर रहा हो, वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन के तंतुओं की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, क्रोमेटिन। केंद्र की धात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रिक कहते हैं। मतलब ये क्या है, केंद्रक है, उसके अंदर केंद्रक के अंदर जो एक गोलाकार संरचना मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रिक। चित्र 8.10 देखते हैं पहले। ये है, ये क्या है, एक गोलाकार संरचना, केंद्रक। केंद्र के चारों ओर क्या होता है, केंद्रक आवरण जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं। और इस झिल्ली के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छिद्र जिसे क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र, जिसके द्वारा अणुओं का आना जाना आसान हो जाता है। फिर एक केंद्र के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव। इसके अंदर जो द्रव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। और केंद्रक के अंदर ये केंद्रक है, इसके अंदर दूसरी गोलाकार संरचनाएं प्रेजेंट होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, केंद्रिक। क्या कहेंगे, केंद्रिक। अब आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे तो उससे क्या पता चलता है कि इसका केंद्रक आवरण है उसमें दो समानांतर झिल्लियां होती है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर रिक्त स्थान पाया जाता है। उन दोनों झिल्लियों के बीच में कितना स्पेस मिलेगा, 10 से 50 नैनोमीटर का, जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। और उस अवकाश को क्या कहेंगे, अवकाश मतलब खाली जगह, उसे हम कहेंगे परिकेंद्रकीय अवकाश। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव व कोशिका द्रव के बीच अवरोध को कम करता है। और इसका क्या काम होगा, जो केंद्रक के बीच मिलने वाले द्रव और कोशिका द्रव के बीच में तनाव ना आए उस अवरोध को क्या कर देगा, कम कर देगा। ब्रहा झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जलिका से सतत रूप से जुड़ी होती है। केंद्र की बाहरी झिल्ली किससे जुड़ी होगी, अंतर्द्रव्य जलिका से, क्योंकि हमने अंतर्द्रव्य जलिका का डायग्राम देखा है तो वो कैसा बनता है, केंद्रक के साथ ऐसे चिपकी हुई होती है वो। ये क्या है, केंद्रक, तो ये अंतर्द्रव्य जलिका जहाँ पर वो जो के अणु भी पाए जाते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका पर, तो इसकी बाहरी झिल्ली किससे जुड़ी होगी, अंतर्द्रव्य जलिका से। वह इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। किस पर जुड़े रहते हैं, अंतर्द्रव्य जलिका पर, जिसे हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका कहेंगे। और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। कहीं कहीं पर जहाँ पर केंद्र के आवरण के ज्यादा छिद्र हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विच्छिन्न हो जाएगा।
यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव व कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते हैं। इन छिद्रों का क्या काम होता है? आरएनए और प्रोटीन अणुओं का आने जाने के लिए मार्ग प्रदान करना होता है। मतलब ये छिद्र मार्ग के रूप में कार्य करते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच के अणुओं के। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। सामान्यतः क्या होगा, एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक मिलेगा, लेकिन ऐसा देखा गया कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन कई बार ये संख्या बदल भी सकती है। आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रिक रहित होती है, जैसे स्तनधारी जीवों के रक्ताणु व सैवन्य पौधों की चालनी कोशिकाओं में कोशिका। मतलब कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। केंद्रक कहाँ कहाँ नहीं मिलता? स्तनधारी जीवों के आरबीसी में, रक्ताणु में व सैवन्य पौधों की चालनी नलिका कोशिका में। मतलब जंतुओं की तो आरबीसी रक्ताणु में नहीं मिलता और पादपों की सैवन्य पौधों की चालनी नलिका कोशिका में। इन दोनों में क्या नहीं मिलता? इन दोनों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित है? हाँ, ये जीवित है, क्योंकि ये रक्त अपना क्या होता है, ये कोशिकाएं जीवित होती है। लेकिन अगर रक्त की बूंद, आरबीसी की बूंद अगर गिरे तो उसकी हम फोरेंसिक लैब से उसका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आरबीसी वो केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता। और पादप कोशिका की चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर लीजिएगा, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। केंद्रक किन दो कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? स्तनधारी आरबीसी रक्ताणु में और पादप में चालनी नलिका कोशिका में। आगे देखते हैं। केंद्रकीय अधात्री या केंद्रक द्रव में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। केंद्रीय अधात्री जिसे हम केंद्रक द्रव या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, केंद्रिक क्रोमेटिन मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें? क्रोमेटिन। गोलाकार केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। और ये क्या करेंगे? राइबोसोम के आरएनए के संश्लेषण के लिए जगह बनाते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। क्या कहा गया है? जो अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करेगी उनमें क्या होगा? बड़े केंद्रक होंगे और ज़्यादा होंगे। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है। अंतरावस्था क्या होती है? जहाँ पर केंद्रक का विभाजन नहीं होता वहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलेगी, मतलब जाल मिलेगा, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। उस जाल को क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। अवस्था में विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई देती है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो वहां पर क्रोमेटिन के स्थान पर क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र। गुणसूत्र की संरचना दिखाई देगी। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है। क्रोटीन किसका बना होता है? डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, उसे क्या कहेंगे? हिस्टोन। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे क्या कहेंगे? हिस्टोन। हिस्टोन किससे बना होता है? डीएनए और क्षारीय प्रोटीन से। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा एक बार फिर से। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इत्र हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। क्या मिलेगा? इत्र हिस्टोन और आरएनए। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए गुणसूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा रहता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। इस पर बीम आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। चित्र 8.1 देखते हैं, देखते हैं। एक तो इसमें गुणसूत्र बिंदु मिलेगा, प्रत्येक गुणसूत्र में ये क्या है? एक गुणसूत्र है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? कहीं पर भी मिल सकता है, उनकी पोजीशन अलग अलग होगी, पढ़ते हैं। मध्य में मिल सकता है, सबसे ऊपर के सिरे में मिल सकता है, सबसे नीचे के सिरे में मिल सकता है, और इस संरचना क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। हम चित्र 8.1 देखते हैं पहले। ये रहा, ये क्या है? काइनेटोकोर सहित गुणसूत्र, जिसमें क्या ये गुणसूत्र है एक बेलनाकार, ये क्या है? काइनेटोकोर। अब चित्र 12 भी साथ देख लेते हैं इसके साथ। ये है गुणसूत्र बिंदु, ये सैटेलाइट है, द्वितीय संकीर्ण गुणसूत्र बिंदु, इसमें ये मध्य में है, इसमें ये छोटी होगी, थोड़ी साइड में होगा, ये बड़ी भुजा होगी, यहाँ पर बिल्कुल छोटी और ये बड़ी भुजा। आगे देखते हैं। काइनेटोकोर आपको समझ में आ गया होगा, ये गुणसूत्र है, इसके बीच में जो संरचना प्रेजेंट होती है उसे क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। अब देखते हैं, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कितने प्रकार में? 4। मध्य केंद्री, मध्य का मतलब बीच में, केंद्रिक। मेटा सेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बीचों बीच स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होगा? बीचों बीच, जो बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? मध्य केंद्री। जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी, आधे आधे में बंट जाएगी। उपमध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी हो जाती है। उपमध्य केंद्रिक में मतलब थोड़ा ऊपर की साइड ये बिंदु होगा, सिसक जाएगा, तो इसमें एक भुजा ये वाली छोटी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। अगर बिंदु एक्रोसेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अब अगर बिंदु में क्या होगा? ये गुणसूत्र है, ये यहाँ पर मिलेगा, तो ये भुजा बिल्कुल छोटी और ये बहुत बड़ी हो गई। जबकि अंत केंद्री फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र भुजा के शीर्ष पर स्थित होता है, और अंत केंद्री में कहाँ होगा? यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की तरफ स्थित होगा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपने डाउट जरूर क्लियर करवा लेना। अगर ना आया हो तो हम ये वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। आगे देखते हैं, कभी कभी एकाध गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंजित द्वितीय संकीर्ण भी मिलता है, जो गुणसूत्र के छोटे अंश के रूप में दिखाई देते हैं, जिसे अनुषंगी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? अनुषंगी सैटेलाइट। नेक्स्ट है अपना सूक्ष्मकाय, माइक्रो बॉडीज। इसके बारे में देखते हैं। बहुत सारी झिल्ली अवतरित सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे व जंतुओं में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सूक्ष्मकाय या माइक्रो बॉडीज, मतलब कुछ एक सेल की जो द्रव में छोटी छोटी बॉडी के रूप में मिलती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? माइक्रो बॉडीज। और इनमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे एंजाइम, जो कोशिका के लिए अलग अलग रूप से सहायता करते हैं। फ्रेंड्स, आज अपना अध्याय 8 कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम अध्याय 9 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपनी प्रॉब्लम जरूर लिख देना। जहाँ तक हो सकेगा मैं अच्छे से समझाकर वो वीडियो दोबारा अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।